हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। और आपके लिए यहाँ पे बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जीन प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। चलिए, आप इन विकास के आरेख को देखिए, फिर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जहां पर आपका जो ऊंचाई की तरफ आपका विकास दिया हुआ है और नीचे वाला आपका एज है, तो कौन सा विकास का आरेख आपको बिल्कुल समुचित रूप से स्पष्ट करता है जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को। ऑप्शंस है ए, बी, सी, डी। आपके पास 4 कर्व है, कौन सा बिल्कुल सही सिद्धांत को दर्शा रहा है। सो यहां पर देखिए, आपका बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट वाला जो आरेख है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को बिल्कुल सही रूप से दर्शाता है। चलिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस अनुभव कर रहा है, वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। चलिए, ऑप्शंस देखिए। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रकृति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है वो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि मुझसे वर्ग नहीं बन रहा है, तो शायद मैं हीरे का चित्र भी नहीं बना पाऊंगा। सो यहाँ पे वो किस सिद्धांत को पालन कर रहा है वो। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रकृति से संबंध है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। सो देखिए, यहां पर ऑप्शंस कथन पढ़ते हैं। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। जब भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। ऑप्शंस है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साक्षी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार,
अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किया जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौता पूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। चलिए, सो यहां पर देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन है आपके सामने। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। चलिए देखते हैं यहां पर इनमें से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता बोला जा रहा है। और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। सो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है बताया गया बोला जा रहा है? चलिए, सभी को आंसर करना है फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस आपको हमेशा हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल मिलेंगी, तो आप कभी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या ग्रहण करते रहते हैं? पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। अच्छा, ऐसी कौन सी कक्षा है जहां पर अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर अनुभवों को ग्रहण करते हैं? ऐसी कौन सी कक्षा हो जाएगी? सो यहां पर देखिए, बिल्कुल एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ही वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए छात्र अध्यापक दूसरे से सीखते रहते हैं, ग्रहण करते हैं अनुभवों को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। देखिए ऑप्शंस। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आंसर करेंगे कि समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है। प्रगतिशील शिक्षा में समान शैक्षिक अवसर। बिल्कुल यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, बाकी सारे ऑप्शंस भी सही थे, गलत नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे उचित आंसर चुनना था और सबसे बेहतर आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, सबसे उचित आंसर का सिलेक्शन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। कमतर आंका गया मतलब कम समझा गया। ऑप्शंस है आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। तो पियाजे ने यहां पर सबसे कम महत्व जिसको दिया था वो था सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे ने सबसे कम आंका, सबसे कमतर महत्व दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू इक्वल टू 100 एंड सिग्मा इक्वल टू 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। चलिए, थोड़ा सा सोच समझ के इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो कितनी हो जाएगी प्रतिशत गणना में। आंसर हो जाएगा यहां पर 98%। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 98%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। और ऑप्शंस देख लीजिए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। अनुदेश के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। आंसर कीजिएगा, 4 आपके ऑप्शन सामने हैं। यहां पर आपके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। टीजीटी, पीजीटी के लेवल के ही क्वेश्चंस है, इसलिए आपको टफ लग रहे होंगे, बट आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप कोई भी चाइल्ड डेवलपमेंट एटीट्यूड की बुक लेकर आप घर पे पढ़िए और जहाँ प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बेहतर होगी।
तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट चीज यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अगेन आपको सत्य कथन छांटना है। देखिए ऑप्शंस, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं, आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, होमोजिनस होना चाहिए, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। चलिए, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे। जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको यहाँ से फायदा भी हो रहा है, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आएंगी धीरे धीरे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं उसी प्रकार विपरीततः। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। कौन सा कथन सत्य है? कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर करना है। और यहां पर देखिए, जो सबसे सही कथन है वो है आपका, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, इसी प्रकार विपरीतता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र या कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहती है? वह ऑप्शन है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है या कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या रही है। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहां पर जो अध्यापक या अध्यापिका है वो रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन,
तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है यहाँ पर एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से आपको लगेंगे हार्ड। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना। 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ऑप्शन है अनुश्रुत वाक, डिक्टेटेड स्पीच, प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, परिणामकारी वाक, प्रैग्मेटिक स्पीच, लंबित वाक या प्रोट्रैक्टेड स्पीच। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हकलाने की समस्या का निपटारा करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल प्रवर्धित वाक या प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने में असक्षम या डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक अन्वेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। ऑप्शन है संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका संग्रथित अधिगम, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी कक्षा कहां होगी, कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी आंसरों में सबसे परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना।
तो कौन सा असाइनमेंट एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त होगा आपके अनुसार? चलिए आंसर कीजिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए कौन सा असाइनमेंट सबसे उचित होगा? से यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अदर देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शंस देखिए। विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? आंसर क्लियर है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या ना होना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, और जी आज सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप बिल्कुल डेली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।